आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके टर्म 1 में बन सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट्स में से अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। बर्लिन वॉल के बारे में जो लिखा हुआ है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, वो हमें खोजना है। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन क्या है, इट सिंबलाइज डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो ये वाल जो था ये क्या कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट इन दोनों के बीच का कि ये डिफरेंस था, यानी कि ये दोनों को बांटता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ हमारे कम्युनिस्ट जो यूएसएसआर थे और एक तरफ हमारा यूएसए जिसमें कैपिटलिस्ट था। ठीक है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बना? तो नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नहीं बना, ये 1961 में बना था 13 अगस्त को। ठीक है, ये डेट को आप अच्छे से याद रखिएगा, इस डेट को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसका जो बाकी दो पॉइंट है ये करेक्ट होंगे। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल इन 9 नवंबर 1989 को पीपल के द्वारा इसे तोड़ा गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट्स मार्क्स द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ, यहाँ जर्मनी होगा, माफ कीजिएगा। तो जर्मनी के दोनों पार्ट जो थे यानी कि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, ये दोनों क्या हो चुके थे, वॉल के टूटने की वजह से एक हो चुके थे, यानी कि यूनिफिकेशन हो चुका था। उसके बाद हम जाके अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द सोशलिस्ट मूवमेंट्स वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ। जो सोशलिस्ट मूवमेंट थे वो किस आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे? डेमोक्रेसी के आइडिया से, सोशलिज्म के आइडिया से, कम्युनिज्म के आइडिया से, ये डिक्टेटरशिप के? तो वे सोशलिज्म के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, जिसमें जो जितना भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा, जो भी सारी चीज होंगे, उसके ऊपर किसका मालिकाना हक होगा? उसके ऊपर गवर्नमेंट का हक होगा। ठीक है, सारी चीज गवर्नमेंट ही इस चीज को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, एवरीथिंग, हर चीज को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। तो इस चीज का आइडिया से जो सोशलिस्ट मूवमेंट थे जो रशिया में हुआ था वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सोवियत यूनियन का या एक सोवियत इकोनॉमी के बारे में रॉन्गली डिस्क्राइब्ड है? देखते हैं क्या है। सोशलिज्म वाज द डोमिनेट आइडियोलॉजी, ये बिल्कुल ही वहां पे सही था। वहां पे सोशलिज्म का आइडिया ही फेमस था, यानी कि जो सारे प्रॉपर्टी होंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, सब गवर्नमेंट के अंदर ही होगा। ठीक है। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्ट ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट का कंट्रोल होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो भी चीज बन रहा है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या वहां के लोग इकोनॉमिकली फ्रीडम फील कर पाएंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है। आंसर इसका यही होगा, क्योंकि जो सोवियत यूनियन में हो रहा था या सोवियत इकोनॉमी में हो रहा था, वहां के लोग इकोनॉमिक फ्रीडम को फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो आप इंडिविजुअली ज्यादा प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट में होता है वो चीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के टूटने के वजह से इन चारों में से कौन सा चीज नहीं हुआ था? मेनी न्यू स्टेजेस इमर्ज, यहाँ पे स्टेट्स होगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट बन चुके थे, तो ये बात बिल्कुल सही था। रसिया इमर्ज एज ए न्यू सुपर पावर। क्या रसिया एक नए सुपर पावर के रूप में उभरा था? तो ये बात बिल्कुल गलत है। रशिया बिल्कुल भी एक सुपर पावर के रूप में उभरा नहीं था, बल्कि यहाँ पे यूएसए एक सुपर पावर के रूप में उभरा आफ्टर द कोल्ड वॉर जब हो गया, और 1991 में जब क्या हो गया था, यूएसएसआर टूट चुका था। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद से यूएसए एक नए पावर के रूप में उभरा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड गोर्बाचेव नॉट प्रॉमिस टू रिफॉर्म। इन चारों में से गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कौन सी चीज नहीं करने का प्रॉमिस किया था इन चारों में से? तो टू लूसेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा मतलब लूज कर देंगे, लोगों के लिए थोड़ा आसान बना देंगे। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने कहा था, ये रिफॉर्म हुआ था। टू कैच अप विद द वेस्ट, जैसे वेस्ट में चल रहा है बिल्कुल वो उसी की तरह अपने आप को भी मतलब कन्वर्ट करेंगे और उनके टेक्नोलॉजी हर टाइप के चीजों में अपने आप को एडवांस करेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही था। टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को भी रिफॉर्म करेंगे, ये बात भी उनके रिफॉर्म में कहा गया था। टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, ये बात बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा था अपने रिफॉर्म में। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा हो जरूर ये चीज को बताएं। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव वाज इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। मिखाइल गोर्बाचेव को चुना गया था क्या? जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। किस साल में चुना गया था? 1955 में,
1965, 1975 या 1985? जिसको आंसर पता है जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके बाद देखिए कि उनका आंसर सही हो रहा है या गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को क्या चुना गया था? जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोवियत यूनियन चुना गया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी? इन चारों में से कौन सा शॉक थेरेपी का आउटकम नहीं था? ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या था। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोवियत वेलफेयर गॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो सोवियत वेलफेयर जो कर रहे थे लोगों के प्रति, जो वेलफेयर उनका स्कीम चल रहा था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि जो यूएसएसआर का इकोनॉमिक था वो बिल्कुल ही टूट चुका था। इंडस्ट्रीज वेर पुट अप फॉर सेल टू द प्राइवेट सेक्टर। जितने भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर में बिक रहे थे। पहले किसके ऊपर इंडस्ट्री का कंट्रोल था? गवर्नमेंट का था। लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर में बिक रहे थे, क्योंकि लोगों के, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था अपने देश को चला सके, और पैसा नहीं होगा तो वो वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। 30 नंबर पॉइंट को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी द रूबेल रोज ड्रामेटिकली। क्या रूबेल का वैल्यू बढ़ने लग गया? एक जनरल सी बात है, जब किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, यानी कि मुद्रास्फीति इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये आता है, तो कभी भी वहां की करेंसी का वैल्यू जो होता है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। कह सकते हैं कि जब इंडिया में भी इन्फ्लेशन आते हैं तो रुपए का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। उसी तरीके से रूबेल जो वहां का करेंसी था वो ड्रामेटिकली गिर रहा था, बल्कि बढ़ नहीं रहा था। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये शॉक थेरेपी का बिल्कुल भी आउटकम नहीं था। उसके बाद वहां पे क्या कर रहे थे? रशिया को स्टार्ट करना पड़ रहा था इंपोर्ट ऑफ फूड, मतलब बाहर से उनको खाना तक मंगवाना पड़ रहा था, ऐसा कंडीशन हो चुका था रशिया का। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 को। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व्स ए ड्रास्टिक चेंज इन द, क्या में बदलाव आया था? ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। किस ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी में बदलाव आया था? इंटरनल, ऑपोजिशन, एक्सटर्नल या इंटरनेशनल? तो एक एक्सटर्नल जो ओरिएंटेशन था इसमें बहुत बदलाव आया था शॉक थेरेपी के वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन। तो 1999 का उनका जीडीपी था, ये किस साल से कंपेयर से बहुत ज्यादा कम था? यानी कि 1959 के, 1979, 1969 या 1989? एक जनरल सी बात है, जैसे कि साल बीतता है, हर 5 साल 10 साल के बाद किसी भी कंट्री का जीडीपी जो होता है वो नॉर्मली इंप्रूव करता है। तो यहाँ 99 और सारे डेट आप देख रहे हैं कि 99 से पीछे हैं, तो उनका भी क्या होना चाहिए था? ये प्लस में होना चाहिए था, मगर 99 से भी जो था वो बहुत कम हो चुका था। तो किस साल से कम हो चुका था? 1989। पिछले अगर 10 साल की बात करें, 1989 में जो उनका जीडीपी था उससे भी खराब जीडीपी हो चुका था 1999 में। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के भी आप देख चुके होंगे, कोरोना के टाइम में जीडीपी बहुत ज्यादा गिर गया, नेगेटिव में आ चुका था। तो ऐसे प्रॉब्लम देखने को अक्सर मिलते हैं कभी कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। द पोस्ट सोवियत कंट्री, जो पोस्ट सोवियत यानी कि बाद में जो कंट्री बने, अंडरवेंट ए प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोसाइटी सिस्टम टू। तो जो वहां पे थे ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है ऐसा जिसमें कुछ लोगों का कंट्रोल होता है, कुछ पावरफुल लोगों का ही पूरे सरकार के ऊपर कंट्रोल होता है। जो सरकार के चुने हुए जो नेता आते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी उतना कंट्रोल नहीं रहता है, मेनली जो कुछ पावरफुल कुछ पीपल है उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। तो उसको ऑथोरिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। तो उससे बदल के किस चीज में वो जा रहे थे? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरफ जा रहे थे। तो वे जा रहे थे डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे थे, जो यूएसए में प्रिवेल कर रहा था, या जो ईस्ट वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था। इसे देखकर लोग इतना ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि जो सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का जो सोशलिस्ट, उन लोग जो चीज आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, इससे देश बहुत ज्यादा क्या होगा, माने संपन्न होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जो कैपिटलिस्ट थे, यानी कि कैपिटलिस्ट जो यूएसए के तरफ था, ये बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे, और बाकी वेस्टर्न यूरोप कंट्री के डेवलप होने के वजह से भी लोग इससे बहुत ज्यादा क्या हुए, कैपिटलिस्ट से बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अरब स्प्रिंग बिगिंस विद। अरब स्प्रिंग कौन से रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ? रशियन रेवोल्यूशन, ट्यूनेशियन रेवोल्यूशन, इजिप्टियन रेवोल्यूशन या सीरिया रेवोल्यूशन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूनेशिया रेवोल्यूशन के बाद से अरब स्प्रिंग चालू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर वाज नोन एज, फर्स्ट गल्फ वॉर को क्या बोला जाता था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या ऑपरेशन इराक फ्रीडम? ये किताब में आपके एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने किताब को थॉरोली रीड किया होगा, और हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आप थॉरोली रीड करके नहीं जाते हैं, आप सिर्फ एमसीक्यू करके जाते हैं, तो कभी भी आप टॉप नहीं कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को बुक को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप इन सारे सेशन को लगाइए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद से फर्स्ट गल्फ वार को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इराक इन्वेशन बाय द यूएस इज इनकरेक्ट। यूएसए के द्वारा इराक में जो इन्वेशन किया गया था, इसमें से कौन सा गलत था, वो आपको खोज के निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्या है। मोर देन 40 अदर कंट्रीज वेर इन्वॉल्व इन दिस इन्वेशन। तो 40 और भी ऐसे कंट्रीज में इन्वॉल्व हुए थे, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। द यूएन हैड गिवन कंसेंट टू इन्वेट इराक। तो यूएन ने ये अपना मत दिया था कि वो इराक को इन्वेंट कर लेंगे। तो ये बात जो था बिल्कुल ही यहाँ पे क्या था, इनकरेक्ट था, ऐसा कोई भी मत दिया हुआ नहीं था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है 14 नंबर, यहाँ ब्लैंक विटनेसेस ए सिविल वॉर दैट वेंट फॉर 10 ईयर्स टिल 2001। किस इन चारों में से, ठीक है, किस इलाके की वार जो 10 साल तक चला था 2001 तक, आपको वो लिखना है। दगिस्तान में, तजिकिस्तान में, चेचन्या में या मॉस्को में। तो इसका राइट आंसर होगा तजिकिस्तान में जो वार चला था वो 10 सालों तक चला था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, जिसको क्या कहते हैं, सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध भी कहते हैं। कंट्री के अंदर ही झगड़ा लग गया लोगों के बीच में, अलग अलग पार्टियों के बीच में, और बहुत ज्यादा युद्ध चला था, इसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिस्टम इन विच अफेयर्स एट द इंटरनेशनल लेवल कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर बट बाय ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम जिसमें कोई एक सुपर पावर अपने डोमिनेंस को नहीं दिखाता है, बल्कि वहां पे ग्रुप ऑफ कंट्री उसके बारे में अपने राय को देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड या कलेक्टिव वर्ल्ड? तो उसके बाद था मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम इसको बोलते हैं, नाम से ही पता चला, जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्री होगा, मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन और एनी, मैंने कह सकते हैं कि कोई भी राय मत के लिए वो बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व होंगे, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, नाम से हमें पता चल रहा है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आफ्टर विच इवेंट, किस इवेंट के बाद 1917 सोवियत यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस? 1917 जो था उसके बाद सोवियत यूनियन एग्जिस्टेंस में आया, किस रेवोल्यूशन के बाद? फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, नवंबर रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप सभी को मुझे पता है कि इसका आंसर अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो था रशिया केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया था। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था, उसके बाद जो बोल्शेविक थे उन्होंने रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो था उन्हें हटा दिया था और वहां पे एक अपना सरकार फॉर्म किया था, जो बहुत ही एक अच्छा बात था। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन सोवियत सिस्टम हु यूज्ड टू कंट्रोल द इकोनॉमी, कौन जो था इकोनॉमी को कंट्रोल करता था? क्या बिजनेसमैन कंट्रोल करते थे, स्टेट करता था, पीपल करता था, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात हमने देखा है कि सोशलिस्ट जहां पर भी मूवमेंट होती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट रहता है, वहां पे स्टेट का ही पूरा कंट्रोल होता है, प्रॉपर्टी या हर चीज पे उसका ही मालिकाना हक होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द नोमेनकल्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग द यूएसएसआर? तो यूएसएसआर में नोमेनकल्चर जो फॉलो करता था कौन? कम्युनिस्ट ग्रुप, डेमोक्रेटिक ग्रुप, लिबरल सोशलिस्ट ग्रुप, और द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक? तो नोमेनकल्चर फॉलो करने वाले थे द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक जो थे वो फॉलो करते थे नोमेनकल्चर। ठीक है, एक तरीके के कल्चर को उन लोग फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाई सोवियत सिस्टम लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी सून? क्यों सोवियत सिस्टम बहुत जल्दी अपने पॉपुलैरिटी को खोता चला गया? जितना जल्दी उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और एक बड़ा सा यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया, उतनी ही जल्दी ये भागों में टूटता चला गया। क्यों, इसका कारण क्या था? इट बिकॉज मोर डेमोक्रेटिक, ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक था इस कारण, या पीपल वेर फेड अप विद द सिस्टम, या पीपल फेड अप आ चुके थे एक तरीके के सिस्टम से, या इट्स एक्सप्लॉइटेड पीपल, या ये लोगों के ऊपर शोषण करता था, और इट बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन। तो क्या हो चुका था, या ब्यूरोक्रेटिक यानी कि कुछ लोगों का ही पावर चल रहा था, कुछ आइडियाज ही प्रिवेल कर रहे थे, जहां पे लोग अपने विचारों को, अपने मतों को सरकार तक नहीं रख पा रहे थे। क्या ऐसा हो रहा था? जी हाँ, बिल्कुल ही यही चीज हो रहा था, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो चुका था। इस वजह से लोग फेडअप हो चुके थे और वो कम्युनिस्ट जो विचारधारा थे उसके तरफ आस्ते आस्ते झुकने लग गए। उनसे इंप्रेस होकर उन्होंने ये यूएसएसआर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और वो टूटने लग गए धीरे धीरे, और इसी तरीके से सोवियत यूनियन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। When was the सोवियत यूनियन disbanded? किस साल सोवियत यूनियन पूरी तरीके से डिसबैंडेड यानी कि बंद हो चुका था? क्या वो 1989 था,
1990 था, 1991 था या 1992 था? जिनको भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है ये पूरा सीरीज का। तो इसका राइट आंसर होगा 1991, सॉरी 1991, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर? यूएसएसआर का टूटने का सबसे मेन कारण क्या था? गॉर्बेचेव पॉलिसी, गॉर्बेचेव के जो पॉलिसी लिए गए थे उसके कारण टूटा था? तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या है उसके बाद? वेस्टर्न डेवलपमेंट, क्या वेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा था इससे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और इस वजह से टूटा? तो नहीं, ये भी मेन कारण नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मेन कारण नहीं था। तो ये सब कारण नहीं थे। तो कारण क्या था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक। तो लोगों के अंदर अपने पावर में आने का बहुत ज्यादा ख्वाब जाग चुका था। नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी कि हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपना देश बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा। तो इस आइडिया से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होके सोवियत का यूनियन का डिसबैंड होने का ये सबसे मेन कारण था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या है? Who become the sole superpower after disintegration of USSR? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर के टूटने के बाद कौन सा कंट्री था जो एक सुपर पावर के रूप में उभरा और उसका कंपेयर कोई नहीं कर सकता था? क्या वो चाइना था, रशिया था, यूएस था या ब्रिटेन था? तो ये बहुत ही आसान सा आंसर है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यूएस इसका राइट आंसर था, जो यूएसएसआर के टूटने के बाद ये एक सुपर पावर के रूप में उभरा, यूएसए। लेकिन इसके बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि सिर्फ हम आर्म रेस में ही आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते, हमको अपने बाकी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद यूएस का जो हेगोमोनी था वो तो अलग अपने सारे चीजों पे था, वर्ल्ड बैंक बाकी सारी चीजों पे तो था, बट उन्होंने इस चीज से भी अपना थोड़ा माइंड को हटा लिया कि सिर्फ हमको कंपटीशन अब नहीं करना है, बल्कि और भी अलग अलग विचारों के बारे में हमें सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। क्या है? मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जस्टिस कर रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर एक कमेंट तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर का टूटने का मेन कारण क्या था? क्या एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से टूटा, या एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण टूटा? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, कि क्योंकि एक तो कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से भी कुछ कारण था, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण ही ये सारे कारण मिलकर ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली डिप्रेशन नहीं आता तो यूएसआर एक अच्छी तरीके से चलता रहता, अपने लोगों का वेलफेयर करता रहता, और जब तक आपका भला होता रहेगा आप कभी भी कोई चीज के बारे में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ही आप क्या करते हैं, प्रोटेस्ट के लिए नामते हैं रास्ते में। अदरवाइज ह्यूमंस का ये टेंडेंसी है कि वो ऐसे ही जल्दी नहीं कुछ चीज में प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। तो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, जो वो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, उसको हम क्या बोलते थे? उसको यूएसएसआर बोलते थे, शॉक थेरेपी बोलते थे, यूनाइटेड नेशन बोलते थे, या सीएनटीओ सेंटो भी बोलते थे। तो उसको हम शॉक थेरेपी बोलते थे, ठीक है। ये एक ट्रांजिशनल मॉडल था। उसके बाद हम 25 को देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक वाज प्रपोज्ड बाय शॉक थेरेपी? किस तरीके का इकोनॉमिक एक प्रपोज किया गया था शॉक थेरेपी के द्वारा? कम्युनिस्ट के द्वारा, लिबरल कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट? किस तरीके का एक शॉक थेरेपी के द्वारा एक इकोनॉमिक के बारे में कहा गया था? तो वो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के बारे में शॉक थेरेपी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द शॉक थेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय शॉक द अफेक्ट द इकोनॉमी? किस तरीके से शॉक थेरेपी के द्वारा इकोनॉमिक पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ? क्या हुआ था? फ्लोरिश, इकोनॉमिक बहुत अच्छा हो चुका था। डिवास्टेटेड द इकोनॉमिक बहुत बदतर तरीके से खराब हो चुका था। इट हैड नो इम्पैक्ट एट ऑन इकोनॉमी, या इकोनॉमी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा था, या इनमें से कोई नहीं। तो शॉक थेरेपी के आने की वजह से जो कैपिटलिस्ट का जो फंडा उन्होंने अपनाया था, इसके कारण जो इकोनॉमिक था वो पूरी तरीके से डिवास्टेटेड, एकदम बर्बाद हो चुका था, अगर हम सिंपल शब्दों में कहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विच करेंसी डिक्लाइंस आफ्टर द इंप्लीमेंट ऑफ शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी के आने के वजह से कौन सा करेंसी बहुत ही बुरी तरीके से गिरा? क्या वो रूबल था, क्या डॉलर था, पाउंड था, या यूरो था? बताइए मुझको जल्दी से, कौन सा हुआ? तो रूबल, ये जो करेंसी था जो रशिया में या यूएसआर यूज करते थे, ये बुरी तरीके से डिक्लाइन हुआ था शॉक थेरेपी के आने के कारण। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज? सब्सिडी गवर्नमेंट के हटाने की वजह से क्या क्या उसका असर पड़ा, रिजल्ट क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताना है।
तो क्या पीपल हैड नो इम्पैक्ट एट ऑल, क्या लोगों के ऊपर कोई भी इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था? मार्केट प्राइस हाइक रैपिडली, क्या मार्केट का दाम बहुत बढ़ चुके थे, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे थे? पीपल वेर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, यानी कि लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही कारण था विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी के कारण जो गरीब लोग थे उनका हालत तो वर्स हो चुका था, यानी कि बदतर हो चुका था। और जो थोड़े पैसे वाले लोग थे, जिनके सेविंग्स थे थोड़े बहुत, उनके सेविंग्स भी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गए थे अपने जीवन को बिताने के लिए, और गरीबों का तो आप पूछिए ही मत। तो द पीपल वेर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, लोग गरीबी की तरफ पूरा धकेले जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक बेनिफिटेड, किस तरीके से सेंट्रल इकोनॉमी का जो था उनको बेनिफिटेड हुआ? ड्यू टू ऑयल रिसोर्सेज के कारण उनका बेनिफिट हो रहा था, या उनको पैसा मिलके उनका इतना दिन मतलब रोजगार चल रहा था, या ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, या उन लोग बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते थे, चावल दाल गेहूं इस तरीके की चीज उगाते थे, या ड्यू टू टूरिज्म, या टूरिज्म के कारण, या ड्यू टू द हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, या हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के कारण उनको थोड़ा उनका डेवलपमेंट हो रहा था, या उनसे उनका इकोनॉमिक रन करता था। तो सेंट्रल एशिया कंट्री जो है, जो भी तजिकिस्तान, कजिकिस्तान, रशिया कहिए, इन सारे में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिससे उनको उनका इकोनॉमी जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से रन करता है। जैसे इराक ईरान का भी आपने वही देखा होगा, सेम फंडा उनका भी, ठीक है, वो पेट्रोलियम पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। विच पीरियड इज डिस्क्राइब एज अ पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस, कौन सा पीरियड को यूएस डोमिनेंस के रूप में जाना जाता है, उसका डेट आपको बताना है। 1960 ऑनवर्ड को बताया जाता है, कोल्ड वॉर एरा को बताया जाता है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा को बताया जाता है, या 1980 के बाद से? तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो था, यही क्या था, जो डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर हुआ, यानी कि वो जो एरिया था, उसके बाद से जो यूएसएस था वो बहुत ज्यादा एक डोमिनेंस करने लग गया था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक में, या वर्ल्ड के किसी भी मामले में बोलिए, वही हेगोमोनी उनका ही था। हेगोमोनी होता है कि उनका संप्रभुत्व, उनका पावर पूरे दुनिया पे चल रहा था। विच ऑपरेशन इज नोन एज द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, किस ऑपरेशन को इराकी फ्रीडम के नाम से जाना गया? यूएस अटैक ऑन इराक इन 2003, यूएस ने अटैक किया इराक पे 2003 में, या यूएस ने अटैक किया 1991 में, या यूएस अटैक किया अफगानिस्तान पे? कौन सा होगा इसका राइट आंसर, या इनमें से कोई नहीं? जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये एंड ऑफ द हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा यूएस अटैक ऑन इराक इन 2003। जब 2003 में यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया था, तो उसे ही कहा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में। तो आज ही हमारा ये 31 क्वेश्चन जो चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से। आशा करता हूं कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस तरीके के जितने भी एमसीक्यू के हमारे सीरीज है, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के मिल जाएंगे, जहां पे हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा इंडिविजुअली, और हर एक लेसन का भी है, यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर चीज का आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके के वीडियो जो आपके टर्म 1 के पहले, आपको इसकी तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा है एमसीक्यू बेस है। बाकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी हमारा वीडियो जल्द ही आएगा। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।